ड्रीम कैंपस के प्लेटफॉर्म से मैं कुमार पंकज करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस मेंस 2020 की नेक्स्ट सीरीज के लिए उपस्थित हूं। तो आइए समझ लेते हैं आज के जो मेन टॉपिक्स हैं जिन पर हमें डिस्कस करना है वह क्या कौन से हैं। यहाँ पर आपको टोटल 8 टॉपिक्स दिख रहे होंगे। इनमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया एंड सन स्पॉट्स। ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दैट मीन्स हिंदी में इसे आप न्यायालय की अवमानना भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पर हम यह देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये जो टॉपिक है ये हाईलाइट क्यों है और क्यों इस पर मेंस के लिए क्वेश्चंस बन सकता है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो प्रोसीडिंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुआ था, उस एक इसमें लॉयर एक्टिविस्ट थे प्रशांत भूषण। इन्हीं के व्यू से ये टॉपिक आप करंट में इंपॉर्टेंट के तौर पर देख सकते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सोमोटो initiated the proceedings for criminal contempt of court against lawyer activist Prashant Bhushan for his tweet criticizing the current Chief Justice of India and the role of some Chief Justices of India in the last 6 years. That means present में जो चीफ जस्टिस रहे उनके बारे में और लास्ट 6 इयर्स के जो भी जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में आलोचना पूर्ण एक ट्वीट किया गया प्रशांत भूषण की ओर से, और इसीलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है और ये हाईलाइट हो गया। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, क्योंकि इंडिया में कोई भी अगर कानून है तो उसका कहीं ना कहीं एक बेस कॉन्स्टिट्यूशन से जरूर जुड़ा हुआ है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 129 जो कहता है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अगर उसके आदेशों की अवहेलना हुई है तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है और कोर्ट पनिश करने का राइट रखती है। वहीं आर्टिकल 142 पार्ट 2 का जो सेंटेंस है वो है enables the Supreme Court to investigate and punish any person for its contempt। और एक और आर्टिकल है 215 दैट मीन्स 215 grants every high court the power to punish the contempt of itself। However, the expressions contempt of court has not been defined by the constitution। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 आर्टिकल जो कि हमने आपको बताया 129, 142 और तीसरा जो बताया गया वह 215 बताया गया, इन तीनों में इसके बारे में कोर्ट को ये राइट दिया गया है पनिश करने के लिए अगर कोई ऐसा केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। क्या केवल एक ही प्रोसीजर है या ये कई टाइप्स का है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, जो कि ये एक्ट 1971 में बना हुआ था। तो यहाँ पर कंटेम्प्ट रिफर्स टू द ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। द एक्ट डिवाइड्स कंटेम्प्ट इनटू सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दैट मीन्स जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो भी 2 भागों में डिवाइड करके इस पर सुनवाई होती है, एक तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब सी समझेंगे कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत क्या आता है। इट इज विलफुल
disobedience to any judgment, decree, directions, order, writ or other processes of a court or willful breach of an undertaking given to the court. ये सिविल कंटेम्प्ट के अंतर्गत आता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में वही आता है, इट इज एनी एक्ट विच में रिजल्ट इन scandalizing the court by lowering its authority. And next one, interference in the due course of a judicial proceeding. And next one is an obstruction in the administration of justice. तो यहाँ ये देखा गया कि जो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए किसी आदेश या किसी आज्ञा की अवहेलना करना सिविल के अंतर्गत आता है, और इससे रिलेटेड कोई रिटर्न या ऐसी कोई एक्टिविटीज जो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी बोल सकते हैं, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत आता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो एक्ट 1971 है, यह 2006 में अमेंडेड हुआ है। दैट मीन 2006 में इसमें एक सुधार भी हुआ है। इंक्लूड द डिफेंस ऑफ ट्रूथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन, implying that the court must permit justification by truth as a valid defense if it is satisfied that it is in the public interest. And next one, we can see it further, innocent publications and distribution of some matter, fair and reasonable criticism of judicial acts and comment on the administrative side of the judiciary do not amount to contempt of court. Is that clear? अब देखते हैं जो पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वह किस टाइप से हो सकती है। तो यहां पर से जो इसको आप सेंटेंस दे सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट को तो पावर हाई है, साथ में हाई कोर्ट्स को भी ये पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट पनिश कर सकता है, इधर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट for a term up to 6 months or with fine up to rupees 2000 or with both. That means punishment के रूप में 6 महीने की जेल और 2000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकता है। In 1991, the Supreme Court ruled that it has the power to punish for contempt not only of itself but also of high courts, subordinate courts and tribunals functioning in the entire country. That means केवल itself स्वयं के आज्ञा की अवहेलना पर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता है, बल्कि लोअर जो कोर्ट्स हैं उनकी भी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट या उससे हायर जो कोर्ट्स हैं वो पनिशमेंट दे सकती हैं। इज दैट क्लियर? On the other hand, high courts have been given special powers to punish contempt of subordinate court as per section 10, ध्यान दीजिएगा, per section 10 of the Contempt of Courts Act of 1971. Is that clear? Now we discuss on the topic issue with contempt law. Issues with contempt law कौन किस टाइप से इशूज है, तो यहां पर हम देखेंगे द लॉ इज इन कॉन्ट्रास्ट विद आर्टिकल 19 ऑफ 1। आर्टिकल 19 सभी लोगों को पता होगा, आर्टिकल 19 का जो पार्ट 1 है, द लॉ इज इन कॉन्ट्रास्ट विद आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन्स, जैसा कि बोल वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में बताई गई है। While contempt provisions curb people's freedom to speak against the court's functioning. Is that clear? The law is very subjective, which might be used by the judiciary arbitrarily to suppress their criticism by the public. Is that clear? Now comes on the next point. The next topic is Consumer Protection Act 2019. ध्यान दीजिएगा, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कहीं ना कहीं पब्लिक की अवेयरनेस अभी लास्ट
कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे तो हो नहीं पाई और ये न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फिर से आ गया है। और इसमें देखिए कि पिछला जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम ये जानेंगे कि व्हाई वी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। हियर यू कैन सी द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 came into force on 20th July 2020 and it will empower consumers and help them in protecting their right through its various notified rules and provisions। तो न्यू कंज्यूमर एक्ट जो आया है इसके पहले जो कंज्यूमर एक्ट था वो 1986 था। क्या था? 1986। और उसी के रिफॉर्म के बाद में उसी को कहीं ना कहीं संशोधित करते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी 20 जुलाई 2020 को आया है। द न्यू एक्ट विल बी स्विफ्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू द ओल्डर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 in which single point access to justice was given, making it a time consuming exercise। क्यों ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिव्यू करने की जरूरत पड़ी 1986 के बिहाफ पर? क्योंकि जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था वहां पर टाइम काफी कंज्यूम हो जाता था। The old act provided for a three-tier consumer dispute redressal machinery at the National Consumer Disputes Redressal Commission and state and district level। That means जो 1986 था वो थ्री टायर डिपेंड था, जहां एक तो नेशनल लेवल पर था राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज। नाउ वी सी हियर इंपॉर्टेंट एंड सेलिएंट फीचर्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट which are more important for our UPPCS exams means। Now the first point is CCPA। You can see here the Consumer Protection Act 2019 established the Central Consumer Protection Authority, Central Consumer Protection Authority, which is known as in short CCPA, whose primary objective will be to promote, protect and enforce the rights of consumers, rights of consumers। Here it is empowered to conduct investigation into violation of consumer rights and institutes complaints prosecution। And next one you can see order recall of unsafe goods and services। And next one you can see order discontinuance of unfair trade practices and misleading advertisement। And next one you can see impose penalties on manufacturers or endorsers or publishers of misleading advertisements। Is that clear? Now the next one is rules on e-commerce and unfair trade। Rules on e-commerce and unfair trade practices। Here we see the government will notify the Consumer Protection Rules 2020 under the Act whose broad provisions are given below। That means whose broad provisions are given below. You can see for e-commerce and unfair trade, the government decided some important rules. Here you can see e-commerce entities are required to provide information to consumer relating to return, refund, exchange, warranty and guarantee, delivery and shipment, modes of payment, grievance, redressal, mechanisms, payment methods, security of payment methods, chargeback option and country of origin। Is that clear? In this section we can also see that these are necessary for enabling the consumer to make an informed decision at the pre-purchase stage। And the next sentence you can see these platforms will have to acknowledge
the receipt of any consumer complaint within 48 hours and redress the complaint within 1 month from the date of receipt. They will also have to appoint a grievance officer for consumer grievance redressal. And the next one is the consumer protection. You can say it is related to e-commerce rules 2020 are mandatory and are not advisories. Is that clear? And sellers cannot refuse to take back goods or withdraw services or refuse refunds. If such goods or services are defective, deficient, delivered late, or if they do not meet the description on the platform. And the next one is the rules also prohibit the e-commerce companies from manipulating the price of the goods or services to gain unreasonable profit through unjustified prices. Is that clear? Now comes on the product liabilities. What are the liabilities on product? A manufacturer or product service provider, you can say, or product seller will be held responsible to compensate for injury or damage caused by defective product or deficiency in services. Is that clear? Basis for product liabilities action. What basis for product liabilities action? Here you can mention that manufacturing defect, design defect, deviation from manufacturing specifications, not conforming to express warranty, and failing to contain adequate instruction for correct use. Is that clear? And you can also mention that service provided faulty, imperfect, or deficient. Is that clear? And after that, if these rules are applied, then what punishment if it is not correctly functioning? Here, punishment for manufacture or sale adulterate spurious goods. In case of the first conviction, a competent court may suspend any license issued to the person for a period. दैट इज पहले तो पनिशमेंट के रूप में कुछ एक पर्टिकुलर जो पीरियड होगा, कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 2 इयर्स मेंशन किया गया है, अप टू 2 इयर्स उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा. एंड इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में कैंसिल द लाइसेंस परमानेंटली. और अगर ऐसा बार बार दोहराव होता है तो लाइसेंस को परमानेंटली कैंसिल किया जा सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज alternate dispute resolution mechanism of mediation. Under this section we can see a complaint will be referred by a consumer commission for mediation wherever scope for early settlement exists and parties agree for it. Is that clear? And next one you can say the mediation will be held in the mediation cells which will be established under the aegis of the consumer commissions. And the one another point you can add, there will be no appeal against settlement through mediation. Is that clear? Now comes on the next features, key points. Simplification of the consumer dispute adjudication process. Here you can mention empowering the state and district commissions to review their own orders. Under this section you can write enabling a consumer to file complaints electronically and in consumer commissions that have jurisdiction over the place of his residence. Video conferencing for hearing and deemed admissibility of complaints if the question of admissibility
is not decided within the specified period of 21 years. How many days? 21 days. Is that clear? And at last we see other rules and regulation which are mentioned in Consumer Protection Act 2019. Here we see that as per the Consumer Disputes Redressal Commission rules, there will be no fee for filing case up to ₹5 lakh. दैट इज 5 लाख तक के केस के लिए कोई भी फिलिंग फी नहीं रखी गई है. द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू unidentifiable consumers will go to the Consumer Welfare Fund CWF. State commissions will furnish information to the central government on a quarterly basis on vacancies, disposal, the pendency of cases and other matters. That means स्टेट कमीशन जो होगी वो रिपोर्ट करेगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसा भी केसेस होगा. अपार्ट फ्रॉम these general rules, there are Central Consumer Protection Council rules provided for the constitution of the Central Consumer Protection Council, जिसकी जो बात की गई है CCPA. यहां आप देख सकते हैं CCPA के बारे में बताया गया है. It will be an advisory body. CCPC, it will be an advisory body on consumer issues headed by the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, with the Minister of State as vice chairperson and 34 other members of different fields. How many members? 34 members. Is that clear? It will have a 3-year tenure. How many year tenure? 3-year tenure, and will have minister in charge of consumer affairs from 2 states from each region: north, south, east, west, and the last one is northeast. That means उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, और लास्ट क्या है? ये उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात करता है. Is that clear? Now comes on the next point. Parliamentary versus presidential form of government. यहां पर अभी हाल ही में जब इलेक्शंस हुए तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में डिबेट हुई, और इसी कारण ये जो इशू है ये करंट में आया. रिसेंटली इट हैज बीन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड अडॉप्ट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश. बट यहां तो ये सभी लोग जानते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में आता है. केशवानंद भारती जो डिसीजन आया था 24 अप्रैल 1973 को, उसमें जो संसदीय प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली है उसको आधारभूत ढांचे के रूप में रखा गया है. फिर भी आज कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में रिप्लेस करने की डिमांड हो रही है. तो वे कौन से रीजन्स हैं, वे कौन सी कमियां हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स में कि हमें प्रेसिडेंशियल के बारे में बात करने की जरूरत पड़ रही है, और क्या ऐसा पॉसिबल है जबकि केशवानंद भारती डिसीजन में पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का तमगा दिया जा चुका है. तो आइए देखते हैं इसी पर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स. These suggestions have been given in the backdrop of frequent elections and related administrative as well as financial burden owned by India. That means ये जो सजेशन दिया है वो बिना किसी कारण के नहीं है. यहाँ पर जो कि फाइनेंशियल जो बर्डन है वो गवर्नमेंट पर ना पड़े, इस वजह से प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के लिए डिमांड रखी गई है. बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. तो क्यों नहीं पॉसिबल है? और अगर इसको पॉसिबल किया जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से
अमेंडमेंट है जो करने जरूरी है, जिनके बिना पर ही हम पार्लियामेंट्री को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम। दैट मीन सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या आ रहे हैं। अब समझिए, अगर आर्गुमेंट्स जो आ रहे हैं उसके पहले हमें पार्लियामेंट सिस्टम को भी समझना होगा। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां सबसे पहला पॉइंट जो देखते हैं वो हम ये देखते हैं, देयर आर टू एग्जीक्यूटिव्स। दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो एग्जीक्यूटिव्स हैं। The nominal executive is the head of state, that is the president. That means एक तो राष्ट्रपति को अध्यक्ष बनाया गया है, while the real executive is the prime minister. कहने का मतलब है कि जो संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है वह राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को बनाया गया है, और जो कार्यपालक, जो मुख्य है, वो प्रधानमंत्री को शक्तियां दी गई हैं। सबसे पहले तो यह एक मेन फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो इंडिया में वर्क कर रहा है। इन सच अ सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरली सेरेमोनियल एंड द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द कैबिनेट विल्ड्स इफेक्टिव पावर। जैसा कि अभी बताया कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो एज अ सील का उसका रोल रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो मेन वर्क है, मेन जो राइट है, वो पावर किसको दी गई है, प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। कंट्रीज विद सच अ सिस्टम इंक्लूड जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड पुर्तगाल। ये ऐसे कुछ अदर कंट्रीज हैं जहां पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स। दैट मीन्स जैसा कि सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी तरह से इसके जो 29 स्टेट्स और जो भी यूनाइटेड टेरिटरीज हैं वहां पर भी स्टेट सिस्टम ही, या यूं कहें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम ही है। अगर हम यहां आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 को डिस्कस करें, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 deal with the parliamentary system of government at the union level, and article 163 and 164, is that clear, contain provisions with regard to the states. These articles for central government and these articles for state governments. The executive is responsible to the legislature for its policies and acts. कार्यपालिका संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। लेजिस्लेचर्स के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी इन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अब देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ लिया, अब आर्गुमेंट समझने के लिए केवल एक साइड्स को ही तो नहीं देख सकते, तो अब हम पहले यहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी देखेंगे। तो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो क्या है। प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल में जैसा कि सभी को पता है कि एक ही प्रेसिडेंट होता है, वही मेन पावर होता है। हालांकि इसके पहले अभी हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम समझा है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर्स, बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज क्रिएटेड अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर्स who have sought election only in order to wield executive power. Is that clear? It limits executive posts to those who are electable rather than to those who are able. For example, the Prime Minister cannot appoint a cabinet of his choice and has to cater to the wishes of the political leaders of several parties. And next one is powerful executive. Unqualified legislator is one point, or you can say one defector, and another negative point is powerful executive. Most of the laws are drafted
by the executive and parliamentary input into their formulation and passage is minimal, it has been seen that the ruling party issues a whip to its members in order to ensure unimpeded passage of a bill. Is that clear? Since defense of a whip itself attracts disqualification, MPs, member of parliaments, blindly vote as their party directs. It is the main important negative points in parliamentary government system. Hence, the parliamentary system does not permit the existence of a legislature distinct from the executive. Is that clear? And one another point you can mention, fickle legislative majority. Under this, it has forced governments to concentrate less on governing than on staying in office and obliged them to cater to their collisions. Is that clear? And another point you can mention, it puts insurance on defections and horse trading. The Anti-Defection Act of 1985 has failed to cure the problem since the bargaining has shifted to getting enough MLAs to resign to topple a government while promising them offices when they win the subsequent by elections. Is that clear? And one another point you can mention, distorted voting preference. It has distorted the voting preferences of an electorate that knows which individual it wants to vote for but not necessarily which party. Is that clear? अब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट को समझ लेते हैं. देयर इज ओनली वन एग्जीक्यूटिव. ध्यान दीजिएगा, जहां पार्लियामेंट्री में 2 एग्जीक्यूटिव्स थे, वहीं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां एग्जीक्यूटिव कौन होगा? वन, ओनली वन. इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल USA, South Korea, you can mention it. The executive is not responsible to the legislature for its policies and acts and is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of office. Is that clear? Now we see arguments in favor of presidential system, जो कि कन्वर्ट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल में की डिमांड है. तो इसलिए अब वे जो आर्गुमेंट्स हैं जो इसके फेवर में जा रहे हैं, अब हम उनको समझेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट वन इज स्टेबल एग्जीक्यूटिव. जहां पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट थी वहां पर जो एग्जीक्यूटिव है वो स्टेबल नहीं हो है. उसका एक तो कार्यकाल 5 इयर्स का तो है निश्चित, लेकिन कभी भी उसको अविश्वास मत के तहत गिराया जा सकता है. तो यहां पर आपको ये चीज नहीं मिलेगी. यहां स्टेबल एग्जीक्यूटिव होगी. इट एस्टेब्लिशेस अ स्टेबल एग्जीक्यूटिव विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्लक्चुएटिंग विल ऑफ द लेजिस्लेचर, स्पेशली इन केस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट्स. कोलिजन गठबंधन की सरकार में जहां पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको बैलेंस कर पाना काफी टफ वर्क होता है, वहीं जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अ सिस्टम ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव्स एट ऑल लेवल्स, इनवल्नरेबल टू द whims of the legislature and with clearly defined authority in their respective domains would permit India to deal more efficiently with its critical economic and social challenges. Is that clear? And next point you can mention ability over electability. जहां पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में हमने ये देखा था जो हमारी एबिलिटी है वो इंपॉर्टेंस ना हो करके इलेक्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट थी, वहीं यहां पर जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है यहाँ एबिलिटी ओवर इलेक्टेबिलिटी वर्क करेगी. कैबिनेट पोस्ट्स वुड नॉट बी limited to those who are electable rather than those who are able. The president cannot appoint
the president can appoint anyone as secretaries equivalent to ministers. Is that clear? Effective check and balance. Under this, you can mention it establishes the presidency and the legislature as two parallel structures. This allows each structure to monitor and check the other, hence preventing the abuse of power. And the next one is role of citizens. Role of citizens. At the end of a fixed period of time, the public would be able to judge the individual's performance rather than on political skill at keeping a government in office. Further, the Indian voter will be able to vote directly for the individual he or she want to be chosen as the head rather than a majority of members of parliament and legislative assembly. ओके, तो ये तो हो गए फेवर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेकिन कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे, तो आर्गुमेंट्स भी हमें यहां पर देखने होंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में. नाउ फर्स्ट वन इज लैक ऑफ कोऑपरेशन. अ वीकनेस ऑफ द सिस्टम इज इट्स फेल्योर to ensure the cooperation between lawmakers and administrators. Frequent conflicts between the legislature and the executive may lead to deadlocks. And one another, you can say autocratic. A presidential system centralizes power in one individual, unlike the parliamentary system, where the prime minister is the first among equals. The surrender to the authority of one individual, as in the presidential system, is dangerous for democracy. And next one, concerns over separation of powers. Under this, you can mention if the legislature is dominated by the same party to which the president belongs, he may prevent any move from the legislature. Is that clear? Now we see here benefits of the parliamentary system. One you can mention, ensures diverse representation. By looking at the diversity and the number of parties from different states, India needs a diverse cabinet to fulfill the aspirations of millions. Hence, the parliamentary system ensures regional representation by selecting candidates from different parts of the country. And the next one is mention basic structure of constitution. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि पहले बताया गया है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि केशवानंद भारतीय डिसीजन नाम से भी जाना जाता है. इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अल्टरिंग द पार्लियामेंट सिस्टम वुड फेस लीगल हर्डल्स. दैट मीन्स अगर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम को, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो डिक्लेयर किया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ये एक हर्डल मींस बाधा के रूप में सामने आएगा. प्रिवेंट्स अथॉरिटेरिज्म. सिंस द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर and can vote it out in a motion of no confidence, there is no authoritarianism. Also, unlike the presidential system, power is not concentrated in one hand, rather in a group of individuals. You can say it is Council of Ministers. And next one is better coordination. Since the executive is a part of the legislature and generally the majority of the legislature support the government, it is easier to pass laws and implement them. And the last one you can mention matured system. It is an old system and can give new ideas with its experience in a democratic setup. Is that clear? तो ओवरऑल अगर हम पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर डिबेट करते हैं, तो अभी
डाइवर्सिटी जो इंडिया में है या भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ही बेस्ट माना गया है और उसके लिए ही केशवानंद भारती में इसको बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का डिक्लेयर किया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि अभी ठीक पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये क्यों हाईलाइट हो गया? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस क्यों इतना पुराना हो करके भी क्यों हमारे एग्जाम्स के लिए करंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि अभी हाल ही में देखा आपने रिसेंटली, केशवानंद भारती द मेन पिटिशनर ऑफ द केशवानंद भारती श्रीपदालुलु and others versus state of Kerala 1973 has passed away. That means केशवानंद भारती जो निर्णय आया, ये केशवानंद भारती इतना फेमस तो हो गया, लेकिन बहुत लोगों को यह भी जानकारी नहीं कि क्या केशवानंद भारती कोई जज थे या फिर कोई वकील थे। नहीं, केशवानंद भारती तो वास्तव में एक मठ के प्रमुख थे और कुछ जमीन जो गवर्नमेंट के अंडर में इनकी चली गई थी उसी के अगेंस्ट एक केस हुआ और उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि यह एक केस एक ऐतिहासिक केस का रूप धारण कर लेगा भारतीय संविधान के लिए। हालांकि इस केस में जो इशू केशवानंद भारती जी का था वहां तो उन्हें पराजय मिली, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तैयार हुई, ये भारतीय संविधान इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा कदम रहा। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि ये मात्र एक लैंडमार्क केस था जो केशवानंद भारती ने केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया था, लेकिन आगे बढ़ करके जब 24 अप्रैल 1973 को ये डिसीजन आया तो ये केशवानंद भारती डिसीजन नेम से विख्यात हो गया और इसमें केशवानंद भारती को तो पराजय मिली, लेकिन यह जो बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया केस में वो काफी फेमस हो गया। द लैंडमार्क जजमेंट इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां सबसे पहले हम केशवानंद भारती के बारे में जानते हैं। He challenged the Kerala land reforms legislation in 1970, which imposed restrictions on the management of the religious property. जैसा कि अभी हमने बताया, इनका एक धार्मिक स्थल था और उसकी काफी जमीन गवर्नमेंट ने हायर कर रखी थी, तो उसके अगेंस्ट केशवानंद भारती ने स्टेट गवर्नमेंट को वादी बनाते हुए एक केस कर दिया। द केस वाज चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 26 कंसर्निंग द राइट टू मैनेज रिलीजियसली ओन्ड प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो ये जो केस किया गया वो किस आर्टिकल के बिहाफ पे किया गया? वो है आर्टिकल 26। इज दैट क्लियर? A 13-judge bench was set up by the Supreme Court, the biggest so far, to hear the case. The question underlying the case also included. What is question? We can see here. Was the power of Parliament to amend the Constitution unlimited? In other words, could Parliament alter, amend, abrogate any part of the Constitution even to extent of taking away all fundamental rights? तो ये जो केशवानंद का लैंडमार्क का जो केस था, ये वास्तव में एक संवैधानिक केस बन गया
और यह प्रश्न उठा कि क्या पार्लियामेंट को किसी भी फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर देने का अधिकार है। तो इसके अब सबसे पहले हम बैकग्राउंड पर चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट conceded absolute power to parliament in amending the constitution, as was seen in the verdicts in the Sankari Prasad case 1951 and Sajjan Singh case 1965। इसके बैकग्राउंड में दो ऐसे केस हुए, शंकरी प्रसाद मामला जो आप लोग जानते होंगे 1951 में, और दूसरा सज्जन सिंह केस जो 1965 में हुआ। In both the case, the court had ruled that the term law in Article 13, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 13 जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायालय को देता है, और ये जो शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस थे ये आर्टिकल 13 को ही हिट कर रहे थे। In both the cases, the court had ruled that the term law in Article 13 must be taken to mean rules or regulations made in exercise of ordinary legislative power and not amendments to the constitution made in exercise of constituent power under Article 368। 368 जो कि पार्ट 20 में है, 368 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट किया जा सकता है। This means Parliament had the power to amend any part of the Constitution including fundamental rights. Is that clear? But Article 13(2) reads, the state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part, that is part 3rd, which is related to fundamental right, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. Is that clear? However, in the गोलकनाथ केस, हालांकि इसके बाद जो गोलकनाथ केस 1967 में आया सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के बाद में, शंकरी प्रसाद जो कि 1951 में आया और सज्जन सिंह केस 1965 में आया, इसके बाद में एक केस और डिसीजन दिया गया गोलकनाथ केस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ओनली विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दैट मीन्स बिना किसी संवैधानिक सभा के कोई भी संशोधन मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 में नहीं किया जा सकता है। द कोर्ट हेल्ड दैट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज लॉ within the meaning of Article 13 of the Constitution, and therefore if an amendment takes away or bridges a fundamental right confirmed by Part 3rd, it is void. To this effect, the judgments of the Supreme Court in the Golaknath case 1967, R.C. Cooper case 1970 and Madhav Rao Sindhia case 1970, the then government enacted major amendments to the constitution, most notably you can say 24th constitutional amendment। That means गवर्नमेंट के दौरान कई बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन किए गए, उसमें एक 24वां संवैधानिक संशोधन है 24th constitutional amendment Act 1971। In this, Parliament had also given itself the power to amend any part of the Constitution। And next, 25th Constitutional Amendment Act 1972, the right to property had been removed as a fundamental right। 25वें संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया। इज दैट क्लियर? तो यहां हमने गोलकनाथ केस की भी इंपॉर्टेंस देख ली, और अब हम देखते हैं वर्डिक्ट इन द केशवानंद भारती केस। इन दिस सेक्शन द लैंडमार्क जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 24 अप्रैल 1973 by a thin majority of 7:6। दैट मीन्स ये जो डिसीजन आया ये बहुत ही
नॉमिनल डिफरेंस से आया, दैट मीन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 13 जजों की सीट में यह जो निर्णय आया 7:6 में आया। कितना आया? 7:6। 7:6 मीन्स 7 न्यायाधीशों ने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट इसको माना, और लेकिन 6 इसके अपोजिशन में वोटिंग किए। तो आइए देखते हैं फुल स्टेटमेंट। The landmark judgment was delivered on 24th April 1973 by a thin majority of 7:6, wherein the majority held that any provision of the Indian Constitution can be amended by the Parliament in order to fulfill its socio-economic obligations that were guaranteed to the citizens as given in the preamble, provided that such amendment did not change the constitution's basic structure. That means इसी में 7:6 के जजमेंट में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के डिक्लेयर कर दिए गए, और ये बताया गया कि चाह कर भी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट इस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है जब तक कि एक नई संवैधानिक पीठ गठित न की जा सके। The court held that the 24th constitutional amendment was entirely valid, but it found the second part of the 25th constitutional amendment to be ultra vires. Is that clear? The Supreme Court declared the Article 31C. You know, Article 31 is related to right of property. Here, 31C. The Supreme Court declared the Article 31C as unconstitutional and invalid on the ground that judicial review is the basic structure and hence cannot be taken away. Is that clear? And next one you can see, despite the ruling that Parliament cannot breach fundamental rights, the court upheld the amendment that removed the fundamental right to property. Is that clear? And under this, the court ruled that in spirit that amendment would not violate the basic structure of the constitution. Is that clear? Now, what is the doctrine of the basic structure we see here? The origins of the basic structure doctrine are found in the German constitution, which after the Nazi regime was amended to protect some basic laws. And under this, learning from that experience, the new German constitution introduced substantive limits on parliament's power to amend certain parts of the constitution which it considered basic law. Is that clear? Now in India, the basic structure doctrine has formed the bedrock of judicial review of all laws passed by parliament. Is that clear? No law can impinge on the basic structure. What the basic structure is, however, has been a continuing deliberation. That means basic structure वास्तव में है क्या, ये अभी तक पूरा का पूरा डिक्लेयर नहीं किया गया है, और टाइम टू टाइम जो डिसीजन आते हैं वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट हैं ये न्यायपालिका द्वारा, जुडिशरी द्वारा नॉमिनेट किया जाता रहा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फंडामेंटल rights, judicial review, secularism are all held by courts as the basic structure, and the list is not exhaustive. Is that clear? It is the judiciary which is responsible to decide what constitutes the basic structure. जैसा कि अभी बताया गया, ये टोटल राइट्स किसको है? जुडिशरी को है, न्यायपालिका को है कि संविधान का कौन सा भाग व कौन सा आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कहलाएगा। एंड द लास्ट वन है implication of the judgment. Here we see, politically, as a result of the verdict, the judiciary faced its biggest litmus test against the executive. The government ignored the opinion and
superseded 3 judges. Under this, within less than 2 years of the restoration of the Parliament's amending powers to near absolute terms, the 42nd Amendment 1976 was challenged before the Supreme Court by the owners of Minerva Mills, a Sikh industrial firm which was nationalized by the government in 1974. And next one is basic structure doctrine was reaffirmed in the Minerva Mills case 1980 and later in the Vaman Rao case 1981. Is that clear? That means basic structure पर दो और भी केस आगे हुए, एक तो मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में हुआ और नेक्स्ट वन इज वामन राव केस 1981 में. यहां पर भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंपॉर्टेंस दी गई. इज दैट क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट ऑफ व्यू और यूपीपीएससी मेंस एग्जाम. अभी तक जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी थी वो 10+2 थी एंड हायर एजुकेशन. तो ये इशू क्यों हाईलाइट हुआ? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी known as NEP 2020 with an aim to introduce several changes in the Indian education system from the school to college level. That means ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ये स्कूल से लेकर के कॉलेज लेवल तक रिफॉर्म से रिलेटेड है और इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य क्या है? इट्स एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर. जैसा कि हमें जानते हैं कि प्राचीन काल में भी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारतीय समाज में रहे हैं और उसी पिनाह पर जो शिक्षा का स्तर है वो भारत का विश्व स्तरीय लाने के प्रयास में यह एजुकेशन पॉलिसी आई है. इसका उद्देश्य ही है ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के फॉर्म में इंडिया को डेवलप करना. द कैबिनेट हैज आल्सो अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने का भी अब के लिए भी अप्रूवल हो गया है. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्लियर्ड बाय द कैबिनेट इज ओनली द थर्ड मेजर रिव्यू ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है तब से यह तीसरा सुधार है या यूं कहे तीसरी पॉलिसी है. इसके पहले भी दो बार, एक तो 1968 और एक 1986. याद रखेंगे 1968 एंड 1986. इज दैट क्लियर? इसके पहले इन 2 ईयर में इस पे बात चर्चा हो चुकी है. तो अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें की फीचर्स क्या है उनके बारे में देखेंगे. एक तो स्कूल एजुकेशन पर है और दूसरा हायर एजुकेशन पर है. इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे और उसके अतिरिक्त क्या अदर चेंजेस आए हैं उनको हम इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स के बारे में देखेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज स्कूल एजुकेशन. हियर वी सी दैट universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio GER, which is known as GER, gross enrollment ratio in school education by 2030. कब तक के लिए? 2030 तक का टारगेट है. To bring 2 crore out of school children back into the
mainstream through an open school system. It is another aim of National Education Policy 2020. The current 10 plus 2 system to be replaced 5 plus 3 plus 3 plus 4. ये जो 10 plus 2 system है ये 5 plus 3 plus 3 और plus 4 system में convert किया जा रहा है. Is that clear? The current 10 plus 2 system to be replaced by a new 5 plus 3 plus 3 plus 4 curricular structure corresponding to ages. अब ages का भी देखिए इसमें corresponding रूप में समझेंगे. 3 to 8 years, 8 to 11 years, 11 to 14 years, 3 to 8 years, 8 to 11 years, 11 to 14 years and 14 to 18 years respectively. Is that clear? It will bring the uncovered age group of 3 to 6 years under school curriculum, which has been recognized globally as the crucial stage for development of mental faculties of a child. It will also have 12 years of schooling with 3 years of आंगनवाड़ी preschool. इन ईयर्स में जो 3 साल होंगे 12 ईयर्स में स्कूलिंग का जो होगा 3 ईयर्स आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग में इंक्लूड किए जाएंगे. एंड क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी मेड इजियर. अभी जो क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे 2001 से इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए जा रहे हैं और 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें तो ये टारगेट ही है कि क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन को इजियर बनाया जाए. टू टेस्ट कोर competencies rather than memorized facts, with all students allowed to take the exam twice. Is that clear? School governance is set to change with a new accreditation framework and an independent authority to regulate both public and private schools. Is that clear? Vocational education to start from class 6 with internship. It is notable point for vocational education. It is start from class 6, teaching up to at least grade 5 to be in mother tongue regional language. No language will be imposed on any student. And next one point you can mention assignment reforms with 360-degree holistic progress card. Is that clear? Tracking student progress for achieving learning outcomes. And one another point, a new and comprehensive national curriculum framework for teacher education, which is known as NCFTE 2021, will be formulated by the National Council for Teacher Education, that means NCTE, in consultation with National Council of Education Research and Training, that means NCERT. Is that clear? By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be 4-year integrated B.Ed degree. Is that clear? Now comes on higher education. Gross enrollment ratio in higher education to be raised to 50% by 2035. ध्यान दीजिएगा यहाँ जो टारगेट है 2030 तक है और हायर एजुकेशन में जो 50% रेज करना है वो कितना है 2035. That clear? Also 3.5 crore seats to be added in higher education. The current gross enrollment ratio, which is known as GER in higher education, is 26.3%. और इसी को क्या करना है रेज करके 50% तक करना है. Holistic undergraduate education with a flexible curriculum can be of 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certificate within this period. And next point is MPhil courses will be discontinued and all the courses at undergraduate, postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary. And next point is academic bank of credits to be established to facilitate transfer of credits. And next one point is
multidisciplinary education and research universities at per with IITs, IIMs to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country. And the next another point is the National Research Foundation will be created as an apex body. It is notable point. National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education. Is that clear? Now, next one is HECI. That means what? Higher Education Commission of India will be set up as a single umbrella body for the entire higher education. जैसा कि अभी जान रहे हैं कि स्टेट्स यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट्स को भी राइट्स हैं और सेंट्रल को भी राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची का पार्ट है। बट हियर यू कैन सी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेट अप एज अ सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। Public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, acceleration and academic standards. Also, HECI means Higher Education Commission of India will be having 4 independent verticals, namely what they are. See, number first one is National Higher Education Regulatory Council, which is known as NHERC for regulation. Is that clear? And next, second point is General Education Council, GEC, for standard setting. First one is for regulation and second General Education Council for standard setting. And next, third one is Higher Education Grants Council for funding. Is that clear? And the next 4 is National Accreditation Council, NAC, and it is for accreditation. Is that clear? Now comes on the next point. Affiliation of colleges is to be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism to be established for granting graded autonomy to colleges. Is that clear? One another point can you mention in higher education which is notable in National Educational Policy 2020, which one is over a period of time every college is expected to develop into either an autonomous degree granting college or a constituent college of a university. Is that clear? Now see here other changes in National Education Policy. An autonomous body, the National Education Technology Forum, which is known as NETF, will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration. Is that clear? And one another point in other changes, National Assessment Center, PARAK, PARAK has been created to access the students. And the next point you can mention, it also paves the way for foreign universities to set up campuses in India. And the another point, it emphasizes setting up of gender inclusion funds, special education zones for disadvantaged regions and groups. Is that clear? These are all the sections of National Education Policy 2020 are very important point of view of PCS. Means you can also read 1968 and 1968 National Education Policy. Is that clear? Now comes on the next topic. Minimum एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने 74वें इंडिपेंडेंस डे पर यह अनाउंसमेंट किया कि जो भारत में लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है उसमें
कुछ सुधार करके उसे 21 वर्ष कर दिया जाए, जिससे कि महिलाओं को अपने कैरियर को बिल्ड करने में हेल्प मिले, और साथ में जो मोर्टालिटी रेट है, जो डेथ्स होती है इन्फेंट और मदर्स की, इनमें भी कुछ रिफॉर्म हो सके। तो आइए समझते हैं कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ फॉर गर्ल्स, ये जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी डिस्कस ऑन इट। तो इस टॉपिक को जो जोड़ा जाना है, या यूं कहें जो रिफॉर्म होना है या जो अपडेट होना है, जो कि करेंटली 18 इयर्स है और इसको बढ़ा करके 21 इयर्स करना है, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस जरूर होंगे, ठीक है। करंट में ये क्यों है, तो इसके लिए तो अभी मैंने बताया आपको, द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द नेशन on the 74th Independence Day announced that the central government has set up a committee to reconsider the minimum age of marriage for women, which is currently 18. Is that clear? तो फिर हर 21 का रिकमेंडेशन है, और इस पे जब कानून बन के आता है, जो अप्रूव होगा, तब उसकी बात की जाएगी। अभी तो हमें ये समझना है कि आखिर इसके पीछे रीजंस क्या है। इसके पीछे रीजंस के बारे में आप देख सकते हैं, एक तो CSR, चाइल्ड सेक्स रेशियो, SRB, सेक्स रेशियो एट बर्थ, MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है। इन सब में कहीं ना कहीं सुधार चाहिए, और उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन लिया गया है कि इसके लिए एक कमेटी निर्धारित की जाए और इसको फिर से सेटअप किया जाए कि जो करेंटली एज 18 है उसको बढ़ा करके कितना किया जाए। फिलहाल रिकमेंडेशन 21 की है। तो सबसे पहले इसके लिए जो कमेटी गठित की गई है, रीजन्स हमने बता दिए, इसके लिए जो कमेटी गठित की गई है, अभी रीजन्स पर आगे भी चर्चा करेंगे, पहले कमेटी पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। वी डिस्कस ऑन अबाउट द कमेटी, इज दैट क्लियर, ऑन मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एक मिनिस्ट्री है जो कि वुमेन्स और चाइल्ड पर वर्क करती है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेट अप अ कमेटी टू एग्जामिन मैटर्स pertaining to age of motherhood, imperatives of lowering maternal mortality rate, and the improvement of nutrition levels among women. The committee is headed by Jaya Jetli. जेटली कमेटी की जो अध्यक्षा है वो कौन है, जया जेटली को बनाया गया है। द कमेटी वाज प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट 2020-21। इज दैट क्लियर? It will examine the correlation of age of marriage and motherhood with health, medical well-being, and nutritional status of the mother and neonate, infant or child during pregnancy, birth, and thereafter. Is that clear? It will also look at key parameters like infant mortality rate, IMR, maternal mortality rate, total fertility rate, sex ratio of birth, child sex ratio, and will examine the possibility of increasing the age of marriage for women from the present 18 years to 21 years. Is that clear? Arguments against increasing the minimum age of marriage of women. Now we see the arguments. तो सबसे पहले आर्गुमेंट्स में हम समझते हैं, द नेशनल कोलिजन एडवोकेटिंग फॉर adolescent concerns asserts that increasing the legal age of marriage for girls will only artificially expand the numbers of married persons deemed underage and criminalize them and render underage married girls without legal protection. Is that clear? Instant, transformative, well-resourced measures that increase girls' access to education and health, create enabling
opportunities and place girls' empowerment at the center will not just delay marriage but lead to long-term positive health and education outcomes. Is that clear? It recommended bringing education for 3 to 5 years olds and 15 to 18 years under the right to education instead of confining the law to children between 6 years to 14 years. Is that clear? It is the main important features. Now we discuss present age for marriage. It is also know you that the Special Marriage Act 1954. The Special Marriage Act 1954 and the provision of Child Marriage Act 2006 prescribe 18 and 21 years as the minimum age of consent for marriage for women and men respectively. The laws prescribe a minimum age of marriage to essentially outlaw child marriage and prevent the abuse of minors. Additionally, sexual intercourse with a minor is rape and the consent of a minor is regarded as invalid since she is deemed incapable of giving consent at that age. Is that clear? The different legal age of marriage for men and women. We discuss on it. Different legal age of marriage for men and women. There is no reasoning in the law for having different legal standards of age for men and women to marry, and it has been challenged on the grounds of discrimination. Such a law violates Article 14 and 21. Is that clear? Article 14 and 21 of the Constitution, which guaranteed the right to equality and the right to live with dignity. Then why we difference here different age for marry for men and women? Is that clear? Now the next point is against the Supreme Court following judgments. Against the Supreme Court's following judgments. In 2014, in the National Legal Services Authority of India versus Union of India case, the Supreme Court, while recognizing transgenders as the third gender, said that justice is delivered with the assumption that humans have equal value and should therefore be treated as equal as well as by equal laws. In 2019, in Joseph Sin versus Union of India, the Supreme Court decriminalized adultery and said that a law that treats women differently based on gender stereotypes is an affront to women's dignity. Further, India is a state party to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1971. Is that clear? The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, which is known as CEDAW, which monitors the implementations of the treaty, calls for the abolition of laws that assume women have a different physical or intellectual rate of growth than men. Is that clear? Now it is the some important features for minimum age of marriage act. Now comes on the next point, organic farming of India. ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जैविक कृषि। क्यों ये चर्चा में रहा? क्योंकि भारत की रैंक ऑर्गेनिक कृषि में फर्स्ट है हाल ही में, और एरिया के अकॉर्डिंग 9th पोजीशन है। इज दैट क्लियर? इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स and 9th in terms of area under organic farming. Okay, then for this it is
the main important topic for PCS mains exam 2020। यहां हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स देखते हैं। इंडियन सिनारियो रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भारत में जो ऑर्गेनिक कृषि हो रही है उसका सीन क्या है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है भारत का जहां पर ऑर्गेनिक कृषि बहुतायत मात्रा में हो रही है और रासायनिक कृषि को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो इंडियन सिनारियो के रूप में आप सिक्किम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिक्किम जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है। सिक्किम के बारे में आप जानते हैं कि सिक्किम became the first state in the world to become fully organic in 2016, and the Northeast India has traditionally been organic and the consumption of chemicals is far less than the rest of the country. Similarly, the tribal and island territories have been traditionally practicing organic farming. The major organic exports from India have been flax seeds, sesame, soybean, tea, medical plants, rice, and pulses. There was an increase of nearly 50% in organic exports in 2018-19, touching rupees 5,151 crore. Is that clear? It is the main points. Commencements of exports from Assam, Mizoram, Manipur, and Nagaland to UK, USA, and Italy have proved the potential by increasing volumes and expanding to new destinations as the demand for health foods increases. Is that clear? Now comes on the next point. Government initiatives to promote organic farming. क्या गवर्नमेंट भी जैविक कृषि को प्रमोट कर रही है और किन आधारों पर कर रही है, वो कौन से एक्टिविटीज है, कौन सी पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए ला रही है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCD, it is the main plan for organic farming by government, Indian government. It is especially for northeast region. Mission Organic Value Chain Development for Northeast region is a central sector scheme, a sub mission under National Mission for Sustainable Agriculture. Is that clear? And the next point is, it was launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in 2015 for implementation in the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. Is that clear? And other point in this scheme, the scheme aims to develop certified organic production in a value chain mode to link growers with consumers and to support the development of the entire value chain. Is that clear? And next plan is Paramparagat Krishi Vikas Yojana. It is known as PKVY. What is Paramparagat Krishi Vikas Yojana? Under this, the point is Paramparagat Krishi Vikas Yojana, launched in 2015, is an elaborated component of soil health management of major project National Mission of Sustainable Agriculture. And then another point is, under Paramparagat Krishi Vikas Yojana, organic farming is promoted through adoption of organic villages by cluster approach and participatory guarantee system certification. Is that clear? Now we see what is certification systems, what is certification schemes. Food Safety and Standards Authority of India, which is known as FSSAI, is the food regulator in the country and is also responsible for regulating organic food in the domestic market and imports.
And next certification scheme is Participatory Guarantee System, PGS. PGS is a process of certifying organic products which ensures that their production takes place in accordance with laid down quality standards. PGS green is given to chemical free produce under transition to organic, which takes 3 years. It is mainly for domestic purposes. Is that clear? And the next certification schemes is National Program for Organic Production, NPOP. NPOP grants organic farming certification through a process of third party certification for export purpose. ध्यान दीजिएगा, ऊपर की जो दोनों हैं वो डोमेस्टिक पर्पस है, बट नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन क्या है, ये एक्सपोर्ट पर्पसेस है. द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हैज लेड टू अ डिक्लाइन of 8 to 10% in the use of chemical fertilizers and also raised productivity by 5 to 6%. Is that clear? Now the next point is Agri Export Policy 2018. Focus on cluster and marketing and promotion of produce of India have positively impacted the organic farming in India. PM formalization of micro food processing enterprises, PM FMME, which is known as the point is the Ministry of Food Processing Industries launched the PMFME schemes as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Is that clear? Now the next point is it aims to bring in new technology apart from affordable credit to help small entrepreneur penetrate new markets. And the last one is zero budget natural farming. Zero budget natural farming is a method of chemical free agriculture drawing from traditional Indian practices. Is that clear? Then you can find it as a comment question in your question paper. Zero budget natural farming. We repeat again. Zero budget natural farming is a method of chemical free agriculture drawing from traditional Indian practices. Is that clear? Now comes on the next topic, sun spots. Under this topics, why it is currently issue, we can see here a massive sunspots group AR2770 which was detected recently has emitted minor space flares. Is that clear? These flares have not caused any major impact on the earth. However, these have led to minor waves of ionization to repel through the earth's upper atmosphere. Is that clear? Then for this reasons it is currently most important issue for PCS maize. We see here what is the important salient features. Here first one is sun spots. तो सन स्पॉट्स को समझने से पहले हम थोड़ा सन के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं. जो सन है, जिसे आप सूर्य हिंदी में कहते हैं, क्योंकि सूर्य विभिन्न परतों से मिलकर बना है और इसमें केंद्र में स्थित नाभिक संलयन की भट्टी निरंतर असीम ऊर्जा उत्पन्न करती रहती है. धरती से सूर्य की जिस चमकती सतह को हम देखते हैं वो प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर कहलाता है. इसे सूर्य की सतह भी कह सकते हैं, जो कि समतल एवं शांत दिखाई देने वाला यह सतह वास्तव में बहुत ही हलचल वाली जगह है और यहां पर अनियमित रूप से सौर कलंक या सन स्पॉट्स जिसकी बात की जा रही है वो बनते रहते हैं. सूरज के प्रकाश मंडल के नीचे प्लाज्मा के प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा ऊष्मीय प्रवाह के एक जटिल संरचना होती है, जो कि सूर्य के घूर्णन कारण चुंबकीय रेखाएं आपस में गूंथने लगती हैं और सतह पर चुंबकीय रेखाओं के गूंथने के कारण सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की सघनता बढ़ जाती है, जिससे सतह पर आने वाले संवहन तरंगों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और
संवहन तरंगे ऊष्म ऊर्जा की संवाहक होती हैं, इसीलिए संवहन तरंगों के सतह पर पूरी तरह न पहुंच पाने के कारण सतह पर अपने आसपास के क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम तापमान एवं चमक वाले क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और यह कम तापमान वाला क्षेत्र अपने आसपास की अत्यधिक चमकने वाली सतह से काला दिखाई देता है और सूर्य की सतह पर उभरे इस काले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? सौर कलंग कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सूर्य के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आइए चलते हैं इसके मेन टॉपिक पर। These flares have not caused any major impact on the earth. However, these have led to minor waves of ionization to repel through the earth's upper atmosphere. Is that clear? Now we discuss on the key features of sunspots. Sunspots, some as large as 50,000 km in diameter, are areas that appear dark on the surface on the sun. Sun means photosphere जिसकी अभी बात की है. They appear dark because they are cooler than other parts of the sun's surface. Is that clear? अभी इसको clear किया गया है. However, the temperature of a sunspot is still very hot, around 6,500 degrees Fahrenheit. Is that clear? Photosphere is a visible surface of the sun from which is emitted most of the sun's light that reaches earth directly. They are relatively cool because they form at areas where magnetic fields are particularly strong. These magnetic fields are so strong that they keep some of the heat within the sun from reaching the surface. Is that clear? And now magnetic field in such areas is about 2500 times stronger than Earth's. Is that clear? They typically consist of a dark region called the umbra. It is notified that umbra, which is surrounded by a lighter region called the penumbra. Umbra and penumbra. Now next point is, in every solar cycle the number of sunspots increases and decreases. The current solar cycle, which began in 2008, is in its solar minimum phase when the number of sunspots and solar flares is at a routine low. Is that clear? Now we discuss on solar flares. What is solar flares? The magnetic field lines near sunspots often tangle, cross and recognize. This can cause a sudden explosion of energy called a solar flare. The solar flare explosion's energy can be equivalent to a trillion little boy. You know little boy, which is atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki in 1945. Is that clear? Now the next point is for solar flares. Solar flares release a lot of radiation into space. Solar flares, when powerful enough, can disrupt satellite and radio transmission on the earth, and more severe ones can cause geometric storms that can damage transformers in power grids. Is that clear? A geomagnetic storm is a major disturbance of Earth's magnetosphere that occurs when there is a very efficient exchange of energy from the solar wind into the space surrounding Earth. Is that clear? Magnetosphere is a region around the Earth dominated by the Earth's magnetic field. And the next point is, it protects the Earth from solar and cosmic radiation as well as erosions of the atmosphere by the solar wind, the constant flow of charged particles streaming off the sun. And the other point is, solar flares are sometimes accompanied by a coronal mass ejection CME. Under this mass ejection CME, mass ejection, that means solar flares are sometimes accompanied by a coronal mass ejection. Coronal mass ejections are huge bubbles of radiation and particles from the sun's corona, outermost region of the sun's atmosphere. What is corona? It is the outermost region of the
sun's atmosphere. Is that clear? They explode into space at very high speed when the sun's magnetic field lines suddenly reorganize. And the next point is they can trigger intense light in the sky on earth called auroras. You know auroras? जो सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल होता है उसको ऑरस बोलते हैं. Some of the energy and small particles travel down the magnetic field lines at the north and south poles into Earth's atmosphere. There the particles interact with gases in the atmosphere, resulting in beautiful displays of light in the sky. Oxygen gives off green and red light. Nitrogen glows blue and purple. Next point is the aura in Earth's northern atmosphere is called an aurora borealis or northern lights. Its southern counterpart is called an aurora australis or the southern lights. Is that clear? Now we discuss some important points under solar cycle. The sun is a huge ball of electrically charged hot gas. This charged gas moves, generating a powerful magnetic field. The sun's magnetic field goes through a cycle called the solar cycle. Is that clear? Every 11 years or so, the sun's magnetic field completely flips. This means that the sun's north and south poles switch places. Then it takes about another 11 years for the sun's north and south poles to flip back again. The next point is the solar cycle affects activity on the surface of the sun such as sunspots, which are caused by the sun's magnetic fields. As the magnetic fields change, so does the amount of activity on the sun surface. And another point is one way to track the solar cycle is by counting the number of sunspots. The beginning of solar cycle is the solar minimum or when the sun has the least sunspots. Over time, solar activity and the number of sunspots increases. And the last point you can say, the middle of the solar cycle is the solar maximum or when the sun has the most sunspots. As the cycle ends, it fades back to the solar minimum and then a new cycle begins. Is that clear? Then today's all topics are completed. We hope meet next video as soon. Till then,